अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जहाना गुज्जर और कालू गुज्जर की दुश्मनी के बारे में, जिस दुश्मनी में दोनों के पूरे खानदान खत्म हो गए। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये वाकया डीएसपी रिटायर्ड आगा रियाज अहमद की किताब दुल्हन दिल और दिलरुबा से लिया गया है और इस कहानी को आगा रियाज अहमद ने नाम दिया है नस्लों का कर्ज। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आगा रियाज अहमद अपनी किताब में लिखते हैं, कत्ल एक लम्हे का पागलपन होता है। इस एक लम्हे या एक सेकंड में इंसान अपने आप को कत्ल कर सकता है या किसी और को, और जब ये लम्हा गुजर जाता है तो कातिल की ज़हनी हालत सिर्फ पुलिस वाले देखते हैं। इस सच्ची कहानी की बुनियाद खानदानी दुश्मनी थी, जो दोनों खानदानों के कई अफराद की जानें ले चुकी थी। ये लोग दुश्मनी को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल कर रहे थे। रिटायर्ड डीएसपी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं थाना सदर गुजरात में आईएसआई भर्ती था। थाने के एसएचओ आगा अहमद अली शाह थे और डीएसपी पीर फरदौस अली शाह थे और प्रोसिक्यूटर चौधरी अब्दुल हक मरहूम थे और गुजरात के एसपी आगा सादत अली मरहूम थे, जो मोची दरवाजा लाहौर के रहने वाले थे। एक दिन मैं थाने में बैठा चंद पुरानी फाइलें देख रहा था। एसएचओ आगा अहमद अली भी मौजूद थे। अचानक घबराए हुए दो देहाती थाने में आए। ये दोनों देहाती गुजरात के गांव मूसा कमाला से आए थे। इन देहातियों ने बताया कि कालू गुज्जर के घर पर चंद मुसल्ला अफराद ने हमला कर दिया है और दो अफराद कत्ल भी हो चुके हैं। अभी वो देहाती बात सुना रहे थे कि एक और शख्स थाने में आ गया। इस शख्स का ताल्लुक भी मूसा कमाला से था। इस शख्स ने बताया कि कालू गुज्जर के घर पर हमला आवरों ने बम मारे हैं, जिससे 6-7 अफराद कत्ल हो चुके हैं। इसने ये भी बताया कि हमला आवर फरार हो चुके हैं। हमने फौरी तौर पर इस वाक़े की इतला अफसराने बाला को कर दी। इतने वसी पैमाने पर कत्ल और गारत की बात सुनकर अफसराने बाला भी घबरा चुके थे। हिम्मत की और कुछ नफरी के साथ जाए वकुआ की जानब चल पड़ा। ये गाँव मूसा कमाला थाने से चंद किलोमीटर के फासले पर था। एसपी सादत अली खान को मालूम हुआ कि मैं थोड़ी सी नफरी के साथ जाए वकुआ की जानब चल पड़ा हूँ, तो उनको परेशानी हुई। इसकी वजह यह थी कि हमला आवरों की तादाद 5 से 6 बताई गई थी और वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और हैंड ग्रेनेड भी चल रहे थे। एसपी साहब ने एक मुसल्ला गार्ड मेरी मदद के लिए भिजवा दी। जब मैं जाए वकुआ पर पहुंचा तो वहां पर क्यामत का मंजर था। औरतें बयान कर रही थीं। लोगों ने बताया कि हमलावर इस कत्लो गारत के बाद फरार हो चुके हैं। मैं कालू गुज्जर के घर जा पहुंचा। ये मकान गांव के वस्त में वाकया था। अगरचा ये पुरानी वारदात है, अब भी इस बदकिस्मत घर के नकूश मेरे जहन पर मौजूद हैं। घर में दाखिल होने के लिए एक बड़ा दरवाजा था। अंदर दाखिल होते ही एक खुला सहन था जो कच्चा था और सहन में मवेशी बंधे हुए थे। जब मैं सहन में पहुंचा तो देखा कि 2 भैंसें गोली लगने की वजह से मर चुकी थीं। भैंसों के करीब एक औरत की लाश पड़ी नजर आ रही थी। मैंने इसके करीब जाकर लाश का मुआयना करना चाहा तो जो मंजर मैंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। ये औरत करीबन 7-8 माह की हामला थी। इसको गोली ऐसे तरीके से लगी थी कि सामने से चीरती हुई पेट को निकल गई थी और इसका बच्चा बाहर निकलकर गिर चुका था। बाद में एक ऐनी शाहिद ने बताया, जिस वक्त ये वाकया हुआ वो छुपकर देख रहा था। ये औरत कालू गुज्जर की बीवी थी। हमले के वक्त भैंसों के लिए चारा बना रही थी। जब इसे गोली लगी ये झुकी हुई हालत में थी। मैंने बच्चे को देखा, वो जालिम दुनिया में आते ही मर चुका था और खून और गोबर में लुथरा हुआ था। मैंने इस चश्मदीद गवाह को अपने साथ ले लिया और कमरों की तरफ चला गया। ये मकान किसी जंगज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहा था। एक कमरे में कालू गुज्जर की लाश पड़ी थी और साथ वाला कमरा मैदान जंग बना हुआ था। सबसे ज्यादा तबाही इसी कमरे में नजर आ रही थी। इस कमरे में 4 लाशें पड़ी हुई थी। लाशें बुरी हालत में थीं। जब मैंने कमरे का मुआयना किया तो पता चला यहाँ पर हैंड ग्रेनेड फेंका गया था। हैंड ग्रेनेड के धमाके को देहाती लोग बम का धमाका कहते हैं। मैंने कमरे में फैले हुए ग्रेनेड के टुकड़ों को इकट्ठा किया और एक लिफाफे में डाल लिया। ये मैंने मुआयने के लिए लाहौर भेजने थे। इस कमरे में मौजूद लाशों में 2 जवान लड़के थे, एक जवान उम्र औरत थी और एक बदकिस्मत 7-8 साल बच्चा था। बाद में पता चला कि दोनों लड़के कालू गुज्जर के बेटे थे। औरत बड़े बेटे की बीवी थी और 7-8 साल का लड़का इनका बेटा था। मैंने इस चश्मदीद गवाह की जुबानी अपनी रिपोर्ट बनाई और लाशों का नक्शा और सूरत हाल मुरतब की और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छोटे बच्चे समेत 7 अफराद कुल कत्ल हुए थे। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ ही मैंने हैंड ग्रेनेड के टुकड़े फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए। जब लेबोरेटरी से हैंड ग्रेनेड्स की रिपोर्ट आई तो पता चला ये हैंड ग्रेनेड्स मकामी साख्त के नहीं थे, बल्कि वलायती ग्रेनेड थे। ऐसे ग्रेनेड्स का कातिलों के पास पाया जाना हैरानकुन बात थी। इसकी वजह यह थी कि ऐसे ग्रेनेड सिर्फ फौज के पास होते थे
और किसी आम शहरी के पास होना नामुमकिन था। इन कामों से फारग होकर मैंने चश्मदीद गवाह और गांव के लोगों से बयान लेना शुरू कर दिए। इन बयानात की रोशनी में जो मेरे बात सामने आई वो मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। हमलावरों का सरगुना जहांदाद गुज्जर बताया गया। वो कुएं वाले दिन जहांदाद उर्फ जहाना गुज्जर अपने 4 मुसल्ला साथियों के साथ गांव में आया और सीधा कालू के घर जाकर दावा बोल दिया। इसने मकान का घेराव किया। कालू की बीवी भैंसों के लिए चारा तैयार कर रही थी। जहाना गुज्जर ने दरवाजे से इस पर फायर किया। इसके साथियों ने भी फायरिंग की। फायरिंग की आवाज सुनकर कालू ने सब घर वालों को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा अंदर से कुंडी लगा लो, और खुद वो बड़ा दरवाजा बंद करने के लिए भागा। लेकिन उस वक्त एक गोली उसके बाजू पर लगी। वो जान बचाने के लिए साथ वाले कमरे में भागा। इसी दौरान उसे 2 गोलियां और लगीं जो जानलेवा साबित हुई। वो कमरे के अंदर जा गिरा और मर गया। लोगों ने बताया कि कालू के पास खासा असलहा था, लेकिन उन्होंने चलाने का मौका ही नहीं दिया। हमलावर मंसूबाबंदी करके आए थे। कालू गुज्जर को कत्ल करने के बाद जहाना गुज्जर अपने साथियों समेत मकान की छत पर चढ़ गया। उस जमाने में कमरों की छतों पर हवा और रोशनी के लिए सुराख रखे जाते थे। इस कमरे में कालू के बेटे, बहू और लड़का छुपा हुआ था। इसकी छत पर भी एक ऐसा ही सुराख था। जहाना ने इस सुराख के रास्ते कमरे में एक हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। जब ये हैंड ग्रेनेड फटा तो कमरे में मौजूद तमाम अफराद के जिस्मों को हैंड ग्रेनेड ने काट कर रख दिया। लोगों ने बताया कि कालू गुज्जर और जहांदाद उर्फ जहाना गुज्जर के दरमियान खानदानी दुश्मनी चली आ रही थी और इस दुश्मनी में दोनों खानदानों के बहुत से अफराद कत्ल हो चुके थे। इन लोगों में रिवाज था कि पुलिस में पर्चा दर्ज नहीं करवाते थे बल्कि खुद अपना बदला लेते थे। कुछ साल पहले कालू गुज्जर ने जहांदाद गुज्जर के भाई को ऐसी तरह कत्ल किया था कि उसका कीमा कर दिया था, जिसके बाद जहांदाद ने अपने भाई की लाश पर हाथ रख के कसम खाई थी वो इसका बदला लेगा और कालू की नस्ल खत्म कर देगा। जब मैंने जहाना के मुतल्लक तहकीक की तो मालूम हुआ कि जहाना पुलिस में कांस्टेबल है और रावलपिंडी में तैनात है। इसके बाद मैं थाने आ गया और अपनी कारगुजारी की रिपोर्ट अफसराने बाला को भेज दी। इस वाकये ने जहां पुलिस के अफसराने बाला में खलबली मचा दी, वहां पंजाब भर में खौफो रास भी फैला दिया। ये इस वक्त का बहुत बड़ा वाकया था। इस वजह से तफ्तीश बहुत अहमियत अख्तियार कर चुकी थी। पुलिस के बड़े बड़े अफसरों ने बारी बारी जाकर मौके का मुआयना किया और मेरे लिए ये तफ्तीश एक कड़ा इम्तिहान था और मैंने अपने आप को इस इम्तिहान के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें लिखा था कि कालू गुज्जर और इसकी बीवी गोलियां लगने और बाकी अफराद ग्रेनेड के टुकड़े लगने की वजह से जख्मी हुए और खून बह जाने की वजह से हलाक हो गए। मैंने अपनी तफ्तीश का आगाज रावलपिंडी पुलिस से किया जहां जहाना गुज्जर कांस्टेबल था। वहां से पता चला कि जहाना 20 से 22 रोज से सरकारी राइफल समेत लापता है। मुलजम जहाना गुजरात के ही एक गांव का रहने वाला था। ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया था और आसपास के इलाकों तक फैला दिया था और हर जगह अपने मुखबर फैला रखे थे। जहाना के गांव में इसके घर की निगरानी खास तौर पर हो रही थी। इसके अलावा मुखबर जहाना और इसके दोस्तों के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहे थे। मैंने मुलजम जहाना के घर जाकर तफ्तीश का फैसला किया और 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर वहां जा पहुंचा। जहाना के घर में कोई जवान मर्द नहीं था, सिर्फ बूढ़ा बाप था और बाप वफात पा चुकी थी। एक छोटा भाई जो जवान था वो इस दुश्मनी में कालू गुज्जर के हाथों कत्ल हो चुका था। बाप के अलावा जहाना की बीवी थी और 2 बच्चे थे। मैंने जहाना गुज्जर के बाप से और उसकी बीवी से जहाना गुज्जर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 1 माह हो गया है वो घर नहीं आया। मैंने उनसे बहुत से सवाल किए लेकिन उन्होंने किसी सवाल का ठीक से जवाब ना दिया। जब मैंने जहाना के बाप से कहा कि तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे बेटे ने कितना बड़ा जुल्म किया है, तो इसके जवाब में जहाने के बाप ने कहा कि इसने मेरे कलेजे में ठंड डाल दी है। इसने सीने पर हाथ रख के कहा कि मुझे इस पर फख्र है। इसके बाद मैंने गुस्से से कहा कि वो भी जिंदा नहीं बचेगा, जिसके जवाब में उसने कहा कोई परवाह नहीं, इसने दुश्मन की नस्ल खत्म करके बरादरी में मेरा नाम ऊंचा कर दिया है। अगर जहाना मर भी गया तो इसके बेटे से मेरी नस्ल चलती रहेगी। मुझे इस पर बड़ा गुस्सा आया। वो इस बात पर फख्र कर रहा था कि इसके बेटे ने एक पूरा खानदान कत्ल कर दिया है। इसे अपने जवान बेटे के फांसी पर चढ़ने का कोई गम न था। इसके बाद मैं थाने आ गया और अपने मुखबरों को तलब किया और उनसे रिपोर्ट ली। मुखबरों ने बताया कि वारदात के बाद जहाना गांव में नहीं आया। वारदात से कुछ अरसा पहले इसका उठना बैठना जराइम पेशा अफराद के साथ हो गया था। इनमें से 2 आदमी इसी गाँव के थे, जिनमें एक का नाम तुफैल माछी और दूसरे का सैफ था। पता चला कि वारदात के बाद ये दोनों भी गांव से गायब हैं। मैंने मुखबरों से कहा कि इन दोनों के घरों पर भी नजर रखें। इन दोनों में से कोई घर आए तो मुझे इत्तला दें। इस दौरान जहां भी मुझे शक हुआ कि जहाना यहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर मैंने छापे मारे, मगर जहाना ना मिल सका। उससे अगले ही दिन रात के 9 बजे मुखबर आया और उसने कहा कि तीफा माछी अपने घर आया है।
मैंने फौरन नफरी को तैयार किया और तीफे माछी के घर पहुंच गया। तीफे माछी के घर जाके मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, जिसके जवाब में अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। फिर एक आदमी खांसता हुआ दरवाजे की जानब आने लगा और उसने कहा, कौन है ओए? उसकी नींद में डूबी हुई आवाज आई। उसने कहा, इतनी रात को क्या मुसीबत आ गई है? मैंने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में पकड़ लिया। फिर कुंडी खुलने की आवाज आई और अंदर से आने वाले ने दरवाजा खोलने से पहले दोबारा पूछा कि बाहर कौन है। मैंने जवाब दिया, पुलिस। पुलिस का नाम सुनते ही उसने दोबारा कुंडी लगा दी और अंदर की तरफ भागा। ये लम्हों का खेल था और मैं ये मौका किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। मैंने कांस्टेबल को इशारा किया। कांस्टेबल फुर्तीला था, उसने एकदम से अंदर छलांग मारी और गेट खोल दिया और मैं नफरी समेत घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर से एक लंबा आदमी भागते हुए निकला और हमें सहन से आता देखकर बाईं तरफ भागा। दाईं तरफ दीवार के साथ मवेशियों के लिए एक खुरली बनी हुई थी, जहां चंद बेंचें बंधी हुई थी। वो बेंचों की तरफ भागा। मैंने उसे ललकारा कि रुक जाओ। मेरी ललकार पर भी वो नहीं रुका। आगे गोबर का ढेर पड़ा हुआ था। इसका अगला पांव गोबर में पड़ा और वो फिसल के गिर गया और संभल न सका। इससे पहले कि वो दोबारा संभलता, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये आदमी तीफा माछी था। पुलिस को देखकर जिस तरह इसने भागने की कोशिश की थी, मुझे यकीन हो गया था ये जहाना के साथ था। इसको गिरफ्तार करने के बाद इसके घर की तलाशी ली गई। एक चारपाई के नीचे सिंगल बैरल राइफल पड़ी हुई थी। मैंने ये राइफल कब्जे में ले ली। उसके बाद मैंने गांव के नंबरदार को और दो और मोअज़्ज़ज़ आदमियों को जगाकर उनकी मौजूदगी में बरामदगी डाल दी। इसके बाद मैंने और वक्त ज़ाया किए बगैर तीफे माछी को तफ्तीश के लिए बैठा लिया। इसके लिए मैंने नंबरदार की बैठक को आर्जी तौर पर थाना बना लिया। तीफा माछी मंजा हुआ मुजरम था, इसलिए इसने मुझे चकमा देने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने बहुत कोशिश की कि इसके मुंह से सच बुलवा लूं, लेकिन इसके अंदाज से मैं समझ गया था कि ये लातों का भूत है जो बातों से नहीं मानेगा। मैंने दो सेहतमंद कांस्टेबलों को अंदर बुलाकर कहा कि इस कमबख्त पर जरा सच की अफादियत जाहिर करें। कांस्टेबल मेरी बात का मतलब समझ गए और तीफे माछी पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। तीफे माछी ने थोड़ी सी देर बाद चीखें मारना शुरू कर दी, जिसके बाद मैंने उसके मुंह में कपड़ा देकर उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, जब सच बोलना चाहो तो हाथ से इशारा कर देना, वरना तुम मर भी जाओगे तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैं आम हालात में तशद्दुद का कायल नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं ये नहीं चाहता था कि इसके साथी वापस ना पहुंचने पर होशियार हो जाएं, इसलिए रात के अंधेरे में ही बहुत तेजी से कार्रवाई करना चाहता था। कुछ देर और तशद्दुद करने के बाद तीफे माछी की बस हो गई और उसने हाथ से इशारा किया कि मैं सच उगलता हूँ। इसके बाद मैं सवाल पूछता गया और वो सच जवाब देता गया। इसने जो बताया वो मुख्तसर यूं है, जहाना गुज्जर और इसके साथी वारदात के बाद करीबी जंगल में जाकर छुप गए थे। इसके साथियों में तीफे माछी के अलावा सैफ, गुज्जर, आलम और जेदा थे। तीफे ने बताया कि इनके पास खुराक का जखीरा खत्म हो चुका था और मुलजम जहाना ने इसे खाने पीने की कुछ चीजें और जरूरत का सामान लेने भेजा था और तीफे ने सुबह सवेरे ये सामान लेकर उनके पास पहुंचना था। मैंने उसी वक्त जंगल में जाकर छापा मारने का फैसला कर लिया। तीफे माछी के बताए हुए जगह पर हम रात के अंधेरे में चल पड़े। तीफा हमारे आगे आगे चल रहा था। इसे हथकड़ी लगाई हुई थी और मैंने इसको खबरदार कर दिया था कि अगर इसने भागने की कोशिश की तो मैं इसे जान से मारने से गुरेज नहीं करूंगा। जब जंगल के अंदर दाखिल हुए तो माहौल काफी खौफनाक और डरा देने वाला था, लेकिन हम मुसल्लह होने की वजह से बेखौफ रात के अंधेरे में आगे बढ़ते रहे। अचानक मुझे खतरे का एहसास होने लगा। तीफा माछी हमें धोखा भी दे सकता था और अंधेरे का फायदा उठाकर करीबी झाड़ियों या जंगल में गायब हो सकता था। और दूसरा खतरा ये था कि जहाना पुलिस से भागा हुआ कांस्टेबल था और आम किस्म के जराइम पेशा अफराद से ज्यादा चालाक था। इसके अलावा वो और उसके साथी मुसल्ला भी थे। ये सब सोचकर मैं ज्यादा मुहतात हो गया और तीफे माछी के बिल्कुल करीब होकर चलने लगा। कांस्टेबलों के पास बड़ी टार्चें भी थी जो हमें सरकारी तौर पर मिली हुई थी। हमने इस वजह से टार्चें नहीं जलाई थी, जहाना वगैरह को लाइट की वजह से हमारे आने का पता चल जाएगा। एक जगह दरख्तों का झुंड था जहां दरख्त बहुत करीब करीब थे। वहां मुझे अंधेरे में एक झोंपड़ी सी नजर आ रही थी। अचानक तीफे ने चलाना शुरू कर दिया कि जहाने भाग जाओ, पुलिस आ गई है। इसके साथ ही झोंपड़ी में हलचल सी महसूस हुई और भागने की आवाजें आने लगी। मैंने फौरन कांस्टेबलों से कहा कि टार्चों की लाइट ऑन करो, तो टार्च की रोशनी में दरख्तों की तरफ देखा गया तो हमें 4 आदमी भागते हुए नजर आए। मैंने कांस्टेबलों को इनका पीछा करने के लिए कहा
तो वो बड़ी तेजी से इनकी तरफ भागे। अचानक मेरा ध्यान तीफे की तरफ पड़ा। वो भी इस अफरा तफरी से फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था। अगर मुझे देखने में चंद लम्हों की देर होती तो वो भी वहाँ से फरार हो चुका होता। मैंने तीफे को दोबारा हिरासत में लिया और मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद चारों कांस्टेबल वापस आ गए। इनके साथ 2 और मुलजम भी थे। ये मुलजम जेदा और सैयद थे। उन्होंने बताया कि भागने वालों में एक आलम और दूसरा जहाना था। वो दरख्तों और अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो गए थे। हम तीनों मुलजमों को लेकर थाने आ गए। मैंने अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट अपने अफसरों को पेश की तो वो बहुत खुश हुए और मेरी खूब हौसला अफजाई की। अगले दिन मैंने 10 कांस्टेबलों को साथ लिया और इसी जंगल में जा पहुंचा और मुलजम जहाना और आलम की तलाश शुरू कर दी। बहुत सा जंगल छानने के बाद भी कोई सुराग न मिला और हम नाकाम वापस आ गए। मैंने दूसरे मुलजमों से इकबाली बयान लेकर मुकदमा तैयार करना शुरू कर दिया। मुलजम जहाना और इसके साथी आलम को मफरूर करार देकर इर्द गिर्द के थानों में भी इतला दे दी। एक रोज सुबह सवेरे इतला मिली कि जंगल के इलाके में एक लाश पड़ी है। जब मौके पर जाकर लाश को अपने कब्जे में लिया गया तो पता चला ये जहाना है। जहाना को गोली मारकर कत्ल किया गया था। गोली दिल के करीब लगी थी और फेफड़ों को चीरकर निकल गई थी। हम लाश लेकर थाने आ गए और गिरफ्तार शुदा मुलजमों को दिखाकर शिनाख्त करने का कहा। उन्होंने देखते ही शिनाख्त कर ली। ये मफरूर जहाने गुज्जर की लाश थी। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि जहानिया को कौन गोली मार गया। यही क्यास किया जा सकता था कि आलम और जहाने की आपस में लड़ाई हुई और आलम ने जहाना को फायर मार दिया और आलम खुद भाग गया। मैंने पोस्टमार्टम कराने के बाद जहाना गुज्जर की लाश उसके वालिद के हवाले कर दी। अपने बेटे की लाश देखकर इस पर सख्ता तारी हो गया, लेकिन मुझे इस पर जरा भी तरस न आया। इसने जो बोया था वही काटा। इसके बाद आलम को बहुत तलाश किया गया लेकिन वो ना मिल सका। वो गालबन किसी दूर दराज शहर की तरफ निकल गया था। मैंने केस तैयार करके मजिस्ट्रेट को पेश कर दिया। इसने तीनों मुजरिमों को सजाए मौत सुना दी। मुजरिमों की तरफ से सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई। सेशन कोर्ट ने भी इनकी सजाए मौत बहाल रखी। सेशन जज का नाम गालबन बशीरुद्दीन था। इन्होंने अपने फैसले में लिखा था कि इतने ज्यादा इंसानों के कत्ल में मुलव्वस मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इस केस की कामयाब तफ्तीश के बाद मुझे फौरन तरक्की देकर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना दिया गया।